Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम का इंतज़ार सभी को है। मेवाड़ वागड़ की सीटों पर आज हम बात करने वाले हैं क्या रहने वाला है, क्योंकि एक सीट वागड़ की सीट बांसवाड़ा जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा बनी रही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं कुंजन जी आचार्य सर हैं, जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सर, क्या लगता है जिस तरह से जो मेवाड़ और वागड़ की बात करें, उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, बांसवाड़ा हो, एक अलग ही, क्योंकि कई दिग्गजों की जो साख दाव पर लगी हुई, सीपी जोशी हो, इधर महेंद्रजीत मालविया हो। देखिए, इस बार का चुनाव बहुत रोचक चुनाव है। कोई पार्टी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में बहुत दमखम के साथ प्रदर्शन कर रही है और नए नारे के साथ हैं, 400 पार के नारे के साथ। तो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में पहली बार विपक्ष को मैंने बेबस और लाचार देखा है, जहाँ टिकट लेने को तैयार नहीं है, टिकट बदले जा रहे हैं, टिकट मिले हैं तो खड़े नहीं हुए हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजस्थान में तो एक बड़े नेता ने कहा था कि हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, मतलब आप अपने उसी वक्तव्य में अपने खुद को हारा घोषित कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव में जब प्रत्याशी खड़े होते हैं, नामांकन होता है, ईवीएम पे जाके बटन दबाते हैं, तो सारी प्रक्रियाएँ फॉलो करनी पड़ती है। और जब मतदान करने के बाद जो मतगणना होती हैं तो उसमें सारे समीकरण भी सामने दिखाई पड़ते हैं। तो चूँकि हम मेवाड़ संभाग की बात कर रहे हैं, मेवाड़ संभाग में 3 सीटें हैं हमारे पास में, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा। उदयपुर की सीट तो सीधी भारतीय जनता पार्टी को जाती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों से अर्जुन मीणा बहुत स्थायी तौर पर थे। स्वास्थ्य कारणों से उनका टिकट चेंज किया गया, और जो संघ का प्रभाव यहाँ पर है बहुत लंबे समय से। तो ये जो मन्नालाल जी रावत हैं, ये संघ के बहुत वरिष्ठ लोगों के साथ संपर्क में और कामकाज करते रहे, आदिवासी क्षेत्र में भी काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि ताराचंद मीणा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये पूर्व ब्यूरोक्रेट थे, राजस्थान में आईएएस के तौर पे काम करते रहे थे। उदयपुर में उन्होंने कलेक्टर के तौर पे काम करते हुए आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारा कामकाज किया था। कोटला क्षेत्र में उनका बहुत सारा नवाचार भी हुए थे, मुख्यमंत्री के नज़दीक भी रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर सीधा राजनीति में आता है तो कोई पिछला रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं कि सीधी जीत मिल जाए। और ऐसे में जब ऐसी लहर चल रही हो कि जिसमें कांग्रेस खुद बेबस लाचार दिखाई पड़ रही हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। हो सकता है कि कोई मार्जिन में अंतर आ जाता, तो वो देखने की बात होगी 4 जून को। राजसमंद सीट भी स्थिति एकदम क्लियर है, क्योंकि विश्वराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और विश्वराज सिंह पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और उन्होंने बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के, बिना किसी छल प्रपंच के, बिना किसी भाषण के, बिना किसी बड़े जलसे के बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की। और किससे हासिल की? प्रोफेसर सीपी जोशी, जो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो लोकसभा में भी पहले सांसद रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और बड़े मंत्री रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति है, ये कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से बनाई थी, जो एकदम से गंवा दी थी। अब इस स्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है, और इसको नाथद्वारा सीट पर बुनाते हुए राजसमंद की तरफ ले गए हैं। महिमा कुमारी इनकी पत्नी हैं और राज परिवार की हैं। मेवाड़ में आज भी महाराणा प्रताप के वंशजों के प्रति हमारी बहुत सम्मान की दृष्टि है, न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे मेवाड़ की। और राजसमंद सीट चूँकि ऐसी हास्यास्पद सीट बन गई थी, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट मिलने के बाद में सुदर्शन सिंह रावत ने मना कर दिया कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं तो विदेश में हूं, और मुझे धोखे से टिकट दे दिया, मैं लड़ना नहीं चाहता। जब टिकट दिया गया, किसका टिकट दिया गया? भिलवाड़ा में जो जिसको टिकट दिया गया दामोदर गुर्जर, उसको चेंज करके राजसमंद लाया गया। तो ऐसे में मतदाता कन्फ्यूज़ हो गया कि कांग्रेस का पार्टी का प्रत्याशी कौन है। तो ऐसे में ये जो सीट है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सीट है और मजबूत सीट है, ऐसे में कांग्रेस का जो ये गुणा भाग करने की जो रणनीति थी, ये भी मुझे लगता है कि भारी पड़ती दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पर महिमा कुमारी मुझे जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। बांसवाड़ा की सीट थोड़ी सी हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए क्योंकि एक तो कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिन्होंने बरसों से अपना कैडर खड़ा किया था, वो अचानक से पार्टी चेंज करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि 25 की 25 सीटों में कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बांसवाड़ा सीट बहुत नाक की सीट थी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ मजबूत थी। ऐसे में कांग्रेस का बड़ा नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो कांग्रेस के लिए तो सेटबैक है ही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत का सेहरा बनता दिखा था। लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट अर्जुन सिंह बामनिया, जिनको टिकट दिया गया, वो फॉर्म भरने पहुंचे नहीं। तो कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं एक अंदर की राजनीति सामने आ गई, क्योंकि ये ऐसा दौर था जब टिकट मिल रहे थे, लोग मना कर रहे थे। अर्जुन सिंह बामनिया ने अपने डमी कैंडिडेट अरविंद डामोर को उतारा, और अरविंद डामोर ने टिकट फाइनल हो गया, उसको सिंबल भी मिल गया। लेकिन
जब बीजेपी से, भारतीय आदिवासी पार्टी से जब गठबंधन हुआ तो कांग्रेस ने घोषणा की पूरे राजस्थान में कि बीजेपी से जिन जिन सीटों पर हमारा गठबंधन हुआ है वहाँ हम कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ऐसे में अरविंद डामोर ने अपना नाम वापस लेने से मना कर दिया तो कांग्रेस के लिए बहुत विचित्र स्थिति हो गई और कांग्रेस को खुद घोषणा करना पड़ी कि कांग्रेस का कैंडिडेट हैं लेकिन वोट नहीं देना है। तो कांग्रेस के इतिहास में ये पहली बड़ी घटना है। राजनीतिक पंडितों के लिए भी आश्चर्य का विषय है, चैनल से ही बहुत चला है, अखबारों ने भी छापा कि कांग्रेस का आलाकमान घोषित कर रहा है कि बांसवाड़ा सीट पर हमारे कैंडिडेट को वोट मत देना, बीजेपी को वोट देना, भारतीय आदिवासी पार्टी को वोट देना। लेकिन हास्यास्पद स्थिति यहाँ रुकी नहीं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने कहा कांग्रेस जो कह रही है वो ठीक कह रही है, उसके कैंडिडेट को वोट मत देना, लेकिन हमको भी मत देना क्योंकि हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। ऐसे में मुझे लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि राजकुमार रोहत बहुत मजबूत नेता हैं जिन्होंने बीटीपी का गठन किया था और बीटीपी टूटने के बाद बीजेपी बनी थी। वो लगातार 2 बार से विधायक हैं, युवाओं का चेहरा हैं और भारतीय आदिवासी पार्टी जिस तरह से अपनी साख बना रही है तो मुझे लगता है कि वोटों में बहुत बड़ा सेंट वहाँ लगती दिख सकती है। लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय भी बड़े नेता हैं और अरविंद डामोर ने भी नए दौर पे अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की बीजेपी के वोट काटने के लिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है और निश्चित तौर पर वहाँ पर अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, जीत किसी की भी होगी बहुत कम मार्जिन से होगी। प्रदेश अध्यक्ष की जो साख है वह भी दाव पर लगी हुई है। एक तरफ भाजपा का जो राजपूत समाज है उन्होंने काफ़ी विरोध किया और जो चित्तौड़ है वहाँ पर काफ़ी राजपूत समाज के वोटर्स हैं। देखिए, जो राजपूत समाज के लिए जो इशू उठाया गया था वो गुजरात का एक इशू था, लेकिन मुझे लगता है कि उस इशू को तूल दिया गया, क्योंकि बाद में बात हो भी गई थी और कह भी दिया गया था कि इस इशू का कोई राष्ट्रीय स्तर से लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चूँकि चित्तौड़ सीट जो थी वो बहुत प्रतिष्ठा की सीट थी, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने चंद्रभान सिंह का टिकट कटवा दिया, ऐसे भी आरोप लगे थे। लेकिन सीपी जोशी एक मजबूत चेहरा है, निर्विवाद चेहरा है, सौम्य चेहरा है और उनके ऊपर कोई विवादास्पद ऐसा कोई मामला भी नहीं है। ऐसे में चित्तौड़ सीट तो बहुत मजबूती से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखती है, क्योंकि राजपूत समाज में जो कुछ नाराज़गी थी, आप देखिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिन्होंने कहा साहब कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन दूसरे धड़े ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा साहब नहीं हम उनके साथ नहीं है। कोई एक धड़ा अगर कह रहा है तो राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में राजपूत धड़ा 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो मुझे नहीं लगता कि राजपूत समाज का जो वोट है कहीं किसी तरह से नुकसान पहुँचाएगा। अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर विचार हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रभावित करता नहीं दिखता है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है प्रकाश जी शर्मा हैं। सर, क्या सोचते हैं उदयपुर और चित्तौड़ पर? उदयपुर और चित्तौड़ के बारे में जैसा कि कुंजन जी ने बताया, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन हो गया, बड़ी इसकी सभी तरफ चर्चा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा जो मुद्दा है उस पर शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि नए मतदाता कितने जुड़े हैं। आपने देखा हो कि मतलब उदयपुर समाज में लाखों जो है नए जो मतदाता जुड़े हैं और वो नए मतदाता जुड़े हैं वो 18 साल अभी कंप्लीट हुए उन्होंने वो जुड़े हैं। वो सारा जो है वोटिंग जो है वो नया जो वोटर्स है वो कहीं न कहीं 80% जो है वो राम मंदिर, हिंदुत्व और इस तरह के से मुद्दे से प्रभावित है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी एनालिसिस सभी आ रहे हैं, चाहे वो फलोदी सट्टा बाज़ार हो, चाहे जो राजनीतिक विश्लेषक जो बातें कर रहे हैं, उसमें उदयपुर की 4 सीटें वो बीजेपी को दे रहे हैं। उदयपुर संभाग की जो 4 सीटें हैं वो चारों की चारों सीटें वो कहीं न कहीं वो बीजेपी को जिताते हुए दिखा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाज़ार का जो कल का जो एनालिसिस कल का जो आया था उसमें भी वो यही बात कर रहे हैं। अब मैं जो आपने बताया उदयपुर में जो निर्णायक है वो है आदिवासी, क्योंकि 60% जो वोटिंग जो करने वाले हैं वो है आदिवासी, और आदिवासी जो है वो ज़्यादा जो है उनका झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और पिछले जो 8 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और जो 8 विधानसभा में से 6 विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा चुकी है, उसमें 5 विधानसभा जो है वो उसके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। कांग्रेस खेरवाड़ा जो है वो केवल कांग्रेस के पक्ष में है, और हो सकता है कि जो व्यक्तिगत प्रभाव है परमार जी का वहाँ पे उसकी वजह से वो कांग्रेस की तरफ गए। अभी जो लोकसभा चुनाव हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं काफ़ी सारा जो है वो बदलाव आ जाता है, उसके अंदर कैंडिडेट को देख के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट को देख के वोट किया जाता है, और लोकसभा चुनाव जो है उसमें पिछले जो 3 चुनाव जो देखे जा रहे हैं वो मोदी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को मिलते आ रहे हैं। तो ये झुकाव हो सकता है। और
इससे मुझे लग रहा है कि जो एनालिसिस और जो आ रहे हैं, जो फिगर जो कर रहे हैं, और उदयपुर में प्रभावी है भारतीय जनता पार्टी, उदयपुर ग्रामीण में प्रभावी है, और जाडोल विधानसभा जो है वहाँ पे प्रभावी है, जबकि कहा जा रहा है कि ताराचंद मीणा जो है उन्होंने कोटड़ा मिशन के रूप में वहाँ पे काम किया। तो एक बहुत छोटा एक वो बेल्ट है वहाँ पे। कोटड़ा कोई उदयपुर का निर्णय नहीं करेगा। 22,37,000 करीब वोटर हैं, 22 लाख से ऊपर वोटर हैं। कोटड़ा एक बहुत छोटा इलाका है वहाँ का, तो वो उसका डिसीजन करेगा ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एनालिसिस आ रहे हैं उसको कहीं न कहीं सही जा सकते हैं कि ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी खाते हैं, पिछले 2 बार चुनाव से जा रही है, इस बार भी जा सकती है। राजसमंद का क्या? राजसमंद तो क्लियर है। कांग्रेस खुद अपनी जो है वहाँ पे जिस तरीके से टिकट दिया, और टिकट देने के बाद में प्रत्याशी ने खुद बोल दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं तो वहाँ दुबई बैठा हूँ, मेरे को बिजनेस करना है। अभी एक चुनाव हारे हैं, उसके बाद में ही टिकट देने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो बड़ी विकट सी स्थिति हो गई। वो मतलब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई कि कैंडिडेट जो है वो खुद मना कर रहा है। जब कैंडिडेट खुद मना कर रहा है तो जो वोटर है उनमें क्या स्थिति जाएगी, वो तो आप खुद सोच सकते हैं हम लोग। और राजपूत बेल्ट है, अभी हाल ही में विश्व विजय सिंह जो है वो उन्होंने चुनाव जीता है नाथद्वारा सीट से, अब उनकी पत्नी है, कहीं कहीं पे उनके प्रति झुकाव है। अगर ये वाला खेला नहीं होता है कि जो कैंडिडेट खड़ा किया है और उसको, तो हो सकता था कि कांग्रेस का प्रत्याशी फिर भी फाइट में आता कहीं न कहीं पे, लेकिन कांग्रेस ने खुद आगे रह के फाइट ख़त्म कर दी, ठीक है ना। तो सर क्या लगता है कौन मजबूत है वहाँ पर, क्या रहने वाला है? मजबूत भारतीय जनता पार्टी का ही है। जैसा मैंने बताया कि बाकी जो एनालिसिस और जो आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लग रहा है सर जी। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो मुनीश जी अरोड़ा है वह सर, बांसवाड़ा जो सीट काफ़ी चर्चा बनी हुई है, तो ये जिस तरह से जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, राम मंदिर के मुद्दे, क्या बांसवाड़ा में भाजपा के लिए असर करने वाले हैं क्या? देखिए, मैंने खुद चुनाव को बहुत क्लोज से ऑब्ज़र्व किया और मैं फील्ड में रहा हूँ। मुद्दे पहले तो थे नहीं कहीं भी दोनों पार्टी की तरफ से, मगर आज के ज़माने में सोशल मीडिया और टीवी इतना प्रभावी है कि वो हर बात को नीचे तक पहुंचा देता है। मैं एक उदाहरण से आपकी बात, जो आपका क्वेश्चन उसको शुरू करता हूँ, आंसर देता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में था जिस दिन चुनाव हो रहा था। वहाँ 3 लड़कियाँ आई थी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थी, बहुत कम 18, 19, 20 साल की होंगी बहुत। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव, पहले तो वो बात करने को तैयार नहीं हुई, मगर उन्होंने बाद में एक हंसते हंसते बोल दिया कि राम मंदिर बनाए। तो इसका मतलब जो राम मंदिर का मुद्दा है वो गांव में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। पर सर बांसवाड़ा में तो जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वह उस मुद्दे को भुनाना नहीं चाह रही। वो तो दूसरे जो मुद्दे हैं जो कहती है आदिवासी हिंदू नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे मना नहीं कर रहा, मगर आपने कभी किसी आदिवासी से सुना कि मैं राम को नहीं मानता? इतने साल में हिंदुत्व और हनुमान, अपने जो आदिवासियों के बीच में जो बात चलती हुई, इस डिबेट में हम कई बार बैठे हैं। उनकी पूजा पद्धति आप उठा के देखिए ना, उनका जो मौत मरण का तरीका है, जन्म पे जो तरीका होता है, जो शादी विवाह के तरीके हैं, जो देवरे पे वो जाते हैं, वो कौन से भगवान है? वो कौन से भगवान है? कहने के लिए ठीक है कि हम प्रकृति पूजा के हैं, ये अलग बात है, मगर क्या वो देवरों पे नहीं जाते? क्या गौरी की नहीं होती क्या उनके यहाँ? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हिंदुत्व कहने के लिए पॉलिटिकल अलग हो सकती है बातें, डिविडेशन किया जा सकता है। भीरिस्तान की मांग भी हुई है, इससे अभी आप मना नहीं कर सकते, राजस्थान के अंदर इस एरिया में हुई है। तो बांसवाड़ा की जहाँ तक बात करें, अच्छा दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, RSS इतना इफ़ेक्टिव है इस समय पे अपने उदयपुर संभाग के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। RSS की 48 या 52 शाखाएं हैं जो कि विभिन्न फील्डों में काम कर रही हैं। धर्मांतरण को वापस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, धर्मांतरण चेंज कराने पर काम किया। तो कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं हो गया कि धर्मांतरण बड़े भारी स्तर पर जो हुआ, दूसरे धर्म में चले गए थे, जो वापस उनको अपने धर्म में लौटाने के लिए जो कोशिशें की गई। तो प्रभाव तो ये नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो है हिंदुत्व का। और भले उसको नाम आप कुछ भी दे दीजिए, उनका तरीका कुछ भी दे दीजिए, मगर
आदिवासी क्षेत्र के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें काफ़ी मजबूत है। ये ज़रूर बात है कि महेंद्र मालवीय कांग्रेस से आते हैं, उनका अपना अलग तरीका है। कांग्रेस से आगे बीजेपी आया, मगर उन्होंने स्टार्ट ही ये कहा मैं तो आरएसएस से पैदा हुआ, आरएसएस का ही था। तो उन्होंने आते ही ये अंकार किया कि मैं तो समय के साथ कांग्रेस में था, वरना तो मैं तो आरएसएस का ही आदमी हूँ, मैं आरएसएस की पद्धति पे जानता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है, जिसके आधार पर बाकी क्या रहने वाला है सर? वहाँ पर बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के नाम पर वोट मांगे, यहाँ तक कि कहा है कि कांग्रेस को वोट नहीं देने। बिल्कुल सही है। इस बात पे तो बहुत हास्यास्पद की कांग्रेस ने अपनी, कांग्रेस का कैंडिडेट जो लास्ट समय तक टिकट से हटने के बाद भी नहीं हटा, टिकट उसका मांग कहता कि आप छोड़ दीजिए, ये विड्रॉ कीजिए, मगर उसने उस दिन फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके पीछे किसका हाथ था? क्यों ये उसने वो कांग्रेस की बात नहीं मानी? वो कह रहा मैं तो अपने अस्तित्व और कांग्रेस को बचाने के लिए, जब कांग्रेस खुद ही अपना कोई एक गठबंधन कर रही है बाप के साथ में, क्योंकि इस समय जो विपक्षी दल हैं उनको सामने अस्तित्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी 400 के नारे के साथ उतरी है। प्रधानमंत्री ने वहाँ खुद सभा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बुरी स्थिति में आ गई कि वो ये कह रही है कि मेरे कैंडिडेट को टिकट मत दो। तो क्या इसका कारण है? कांग्रेस क्यों इतनी बुरी स्थिति में आई है? लड़ाई है, मना नहीं कर सकते। बाप ने बहुत बुरी तरह से अपने आप को वहाँ पे झंझोर कर रखा, लड़ने की जुझारू स्थिति। मगर चुनाव तो चुनाव है, चुनाव का अंतिम समय में क्या होगा। बाकी उदयपुर, चित्तौड़ में तो स्थिति आपको सारी पता है कि एक तरफा सी या आरएसएस बहुत अच्छा। बांसवाड़ा में मजबूत किसे देखते हैं इसी अभी की स्थिति में? देखें, चुनाव हो गए तो स्थिति तो मेरे को तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है। बहुत कम चांस है कि अगर कोई चमत्कार हो जाए और बहुत ज़्यादा, हालांकि डिवीज़न दोनों पार्टियों का है, डूंगरपुर बेल्ट में और बांसवाड़ा बेल्ट में, क्योंकि ये दोनों के बीच में होता है कि कांग्रेस होती थी तो कांग्रेस एक बार डूंगरपुर को कैंडिडेट देती थी, एक बार बांसवाड़ा को देती थी, पलट के देती थी। भीखा भाई ने उसमें बहुत काम किया और कांग्रेस ने बहुत किया। एक सबसे बड़ी बात है, ये भी खबर आई है उड़ती हुई कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए काम किया, और ये तो बांसवाड़ा के अंदर, तो ये तो मना नहीं कर सकते। जब कांग्रेस के कैंडिडेट जो वर्कर्स हैं और हार्ड लाइन वर्कर्स हैं, कांग्रेस के हार्ड लाइन वर्कर्स हैं, जो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हों, तो स्थिति तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति। ठीक, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिनसे हमने उदयपुर संभाग, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट हो, उदयपुर हो या फिर जो राजसमंद सीट हो, उस पर क्या स्थिति, क्या रहने वाला, क्योंकि 4 जून को जब परिणाम आएगा उसमें साफ हो पाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।